ऑलराइट गाइस, हम बैठ चुके हैं सेल्टॉस डीजल के अंदर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि डीजल हेड के दीवाने इंडिया से कम नहीं हो रहे। जैसे जैसे डीजल की जो है वो उम्र निकलती जा रही है, वैसे वैसे क्रेजीनेस और बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है डीजल को और जानने की और मन करता है उनका डीजल इंजन बाय करने का। बट यहाँ पर ये है की फॉग, काफी प्रीमियम टच इसके अंदर दिया गया है। 4 बटन ऑप्शंस हैं और जब पहली नजर इसमें पड़ती है ना तो आपको लगेगा कि कुछ प्रीमियम जो है वो मैं कुछ गाड़ी का की फॉब ओन करता हूँ। टेक्सचर बहुत अच्छा है। एनीवे, इसको रखते हैं जेब के अंदर क्योंकि इसकी जगह ही वहीं पर है और लगाते हैं 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट। बेस्ट पार्ट इज 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई है। तो इंजन स्टार्ट बटन इस तरीके से पोजीशन किया गया है कि ड्राइवर को कभी भी तकलीफ नहीं होगी उसे ढूंढने में। तो यहाँ जो है वो कर देते हैं इसको स्टार्ट और पार्क ब्रेक, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक आते हैं और इसको लेके चलते हैं। पहले मैं ध्यान दे लेता हूँ, मैं पहले करता हूँ इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। देयर यू गो, ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ। पीछे से कोई भी ट्रैफिक नहीं है एंड आइडल स्टार्ट्स ऑफ बटन इसके अंदर है। तो चलिए, वी टेस्ट 100। थोड़ा सा टाइम जरूर लिया, मुझे लगता है 12 से 13 सेकंड के करीब जो है वो टाइम लिया होगा, लेकिन एक बार ये 100 अचीव कर ले उसके बाद भी इसके अंदर जोन काफी बचते हैं। आप तकरीबन इसको 150 140 करीब तक फ्रीली रेव कर सकते हो। उसके बाद टर्बो जो है वो बोलता है यार बस अब मेरे अंदर क्षमता नहीं है, अब मैं फ्री हो गया हूँ, मुझे फ्री घूमने दो, अब मैं पावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसके बावजूद भी अगर आप इसको रेव कराओगे तो ये पावर डिलीवरी देता रहेगा। बट दैट इज द रेंज। 130 के बाद में ऐसा लगने लग जाता है कि टर्बो अब फ्री हो रहा है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके इसका पिक कैसा है। पीछे ट्रैफिक नहीं है, यहां से किया मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, आइडल स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट हो गया। तो ये हल्का सा आपको लगेगा कि लैग है और गाड़ी जो है वो अपने कंट्रोल से थोड़ा हटके बिहेव कर रही है, तो वो चीज़ ज़रूर है। और देखिए, इसके अंदर आता है एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। जब आप यहाँ पर डीजल वेरिएंट लेंगे तो ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट अच्छा परफॉर्म करता है। टॉर्क कन्वर्टर के साथ में एडवांटेज ये है वो डीसीटी से थोड़ा मेंटेनेंस फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा माइलेज भी जो है वो देते हैं और हीटिंग इश्यूज कंपेरेटिवली डीसीटी से थोड़ी कम होती है। तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज ज़रूर जो है वो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, सबसे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द हर्ट ऑफ दिस कार। तो जो इंजन ऑप्शन इसके अंदर रखा गया है, एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन है जो 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। ये जो इंजन है दोस्तों, मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन है। पहली बात तो डीजल इंजन एक्चुअली इस सेगमेंट में नहीं है और जो ये पॉसिबल हुआ कि किया ने एंड Hyundai ने इस सेगमेंट से डीजल नहीं हटाया, तो सबसे पहले तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अभी भी बहुत स्कोप है डीजल इंजन में के अंदर और 2027 के बाद में आप देखोगे कि विलुप्ति की ओर जो है वो डीजल इंजन होते हुए चले जाएंगे और हो सकता है 2027 तक आप तकरीबन 20 से 25 लाख तक की गाड़ी में डीजल इंजन ऑप्शन ही ना देखें। तो ये उन गाड़ियों में से एक है, उन तमाम गाड़ियों में से एक है जिसके अंदर डीजल इंजन दिया गया है। तो तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ये जो इंजन है दोस्तों, मतलब अभी मैं चल रहा हूं तकरीबन 75-80 के करीब एंड इंजन नॉइज है ही नहीं। इट्स सो रिफाइंड, सो स्मूथ, एकदम बटरी लगता है, मक्खन लगता है इंजन। हमेशा से Hyundai एंड Kia के इंजन्स क्योंकि हमेशा सेम रहे हैं, तो कभी भी इशू आई ही नहीं है उनको लेके, कभी भी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है उनको उनके डीजल इंजन के साथ में। हमेशा से बटरी स्मूथ डीजल इंजन रहे हैं। अगर आप इस इंजन को इस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियां जैसे कि आप एस्टर के पेट्रोल इंजन के साथ में कंपेयर करें, या इनफैक्ट मैं यहाँ पर बोलूँ कि Citroen C3 एयरक्रॉस अभी आएगी और इन तमाम गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक्चुअली डीजल चला रहे हो। और उसके बाद में अगर आप उन गाड़ियों को चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये हार्शनेस लेवल, वो जो बैलेंस एक होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है वो बरकरार है अभी भी। तो जो ट्यूनिंग जिस तरीके से की गई है, जो फायरिंग ऑर्डर रखे गए हैं, वो चुम्मेश्वरी हैं, वो कमाल के हैं, जिसकी वजह से ये काफी रिफाइंड हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हमेशा जब भी हम एक अपडेट देखते हैं ना इंजन में, स्पेशली Hyundai एंड Kia के इंजन ऑप्शन में,
तो बहुत सिल्की स्मूथ रहे हैं। एंड वो उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान ना हमेशा से अपने स्मूथनेस को और हमेशा से इंजन को और रिफाइन किया है। तो इंजन में एनवीएच की कोई कमी नहीं है। किसी भी पार्ट पर, गाड़ी के किसी भी पार्ट पर जो है आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक डीजल इंजन चला रहे हो, या आप स्टीयरिंग पे देखो तो कोई भी जो है वाइब्रेशन नहीं है। किसी भी पार्ट पे आपको जो है वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। जब आप डीजल इंजन चलाते हैं, जब आप देखो टाटा के डीजल इंजन चलाओगे या महिंद्रा के डीजल इंजन चलाओगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ एक डीजल इंजन एक्चुअली मैं चला रहा हूँ। यहाँ वो केस नहीं है दोस्तों। सो रिफाइंड, सो थम्स अप टू द इंजन टेक्नोलॉजी। 9 आउट ऑफ 10 मैं इसके इंजन को जरूर दूंगा। एक चीज और, जब क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिशन जो है वो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट दिया गया है, ये भी बटरी स्मूथ है। जब गियर शिफ्ट्स करता है ना तो आपको महसूस नहीं होने देने देता। साथ ही डीजल में भी आपके पास में पैडल शिफ्टर्स है, तो मैं इसको डालता हूँ मैनुअल मोड पे, एंड देयर आई गेट टू द स्पोर्ट्स मोड। और यहाँ से मैं जो है वो इन मोड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 4th गियर पे डाल दिया, या मैं 3rd गियर पे डाल दिया। अब ये देखिए रोर कर रहा है अब इंजन 3rd गियर पे। यहाँ से मैं 4th गियर जो है वो स्विच कर सकता हूँ। तो वो तमाम चीज़ें जो सुविधाजनक बना दिया है इस ट्रांसमिशन को इन पैडल शिफ्टर्स के थ्रू। या अगर आप चाहें मुझे हेडेक चाहिए नहीं यार, मैं लॉन्ग रन में चल रहा हूँ, मुझे पैडल शिफ्टर्स की जरूरत नहीं है, गिव अ ड्राइव मोड। जैसे आप ड्राइव मोड में जाओगे, और आपके पास में एक अच्छी चीज़ और है कि आप इन ड्राइव मोड्स के थ्रू ट्रैक्शन मोड भी चेंज कर सकते हो एंड ड्राइव मोड भी चेंज कर सकते हो। अब ड्राइव पे जो है वो मैं इकोनॉमी पे रख देता हूँ इसको। ओके, देयर यू गो। ट्रैक्शन मोड देखना चाहूँ तो स्नो, मड एंड सैंड, 3 मोड्स यहाँ दिए गए हैं। तो वो अभी मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं उनको ऐसे ही रहने देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये था ट्रांसमिशन इसका। दोस्तों अपना स्टीयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है। लेदरी टच जो है वो आपको एक फील देता है कि आप एक प्रीमियम कार चला रहे हो। एंड बहुत सारे स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कंट्रोल्स की वजह से कंफ्यूज ही आ जाओ और आपको लगे कि यार मतलब कौन से बटन मुझे एक्सेस करना चाहिए कि मैं MID के कंट्रोल्स ढूंढ लूँ। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन बटन्स से आप वाकिफ हो जाओगे, और आपको फिर धीरे धीरे करके जब आपकी लाइफ में बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये शॉर्टकट है उस पर्टिकुलर फीचर का। तो वो कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अमेजिंग फीडबैक, स्टीयरिंग फीडबैक इज सो गुड। जैसे जैसे आप हाईवे पे अपनी रफ्तार बढ़ाते चले जाते हो, वैसे वैसे ये वेट गेन कर लेता है, वैसे वैसे इसकी स्मूथनेस कम होती चली जाती है। सो दैट इज ग्रेट। और स्टीयरिंग पे फीडबैक बहुत ज़्यादा है। अननेसेसरी का प्ले नहीं है। ये देखो, मतलब बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ये इतना आप समझ सकते हो, क्योंकि इस पोजीशन पे अगर इतना भी प्ले नहीं होगा तो वो जस्टिस नहीं होता एक्चुअली स्टीयरिंग कॉलम के साथ में। आपके पास में एक अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक यहाँ मिलता है। साथ ही अगर आप इसके हॉर्न देखेंगे तो उसकी पिच बहुत अच्छी है। आपको रियलाइज होगा कि हाँ मतलब मैं डोमिनेट कर सकता हूँ रोड पे। मेरे से आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है जो साइज में भी छोटी है या साइज में बड़ी भी है, तो मेरे पास में एक ऐसा हॉर्न है कि अगर मैं उसको एक हॉर्न दूं, वो मुझे डोमिनेट नहीं करेगा, वो मुझे एक इजीली एक्सेस देगा पाथ का। तो वो इसके हॉर्न में ज़रूर है। बट हाँ, जब आप कहीं पर भी पार्क करोगे, गाड़ी को लॉक करोगे, तो वो साउंड जो है वो हल्का सा इरिटेटिंग हो जाता है। मुझे लगता है वो पिच ज़्यादा हो जाती है। वो पिच ज़रूर कम की जा सकती थी कि अगर मैं अपने गैराज में खड़े कर रहा हूँ तब मैं उस बटन को दबा रहा हूँ तो वो कानों में हल्के से चुभती है। मुझे लगता है डेसिबल्स का यहाँ पे फ़र्क है। बट क्योंकि हाईवे पे, सिटी में आपको एक अच्छी पिच की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि हॉर्न की पिच बेहतर करती है यहाँ पे। गाइस, अगर हम ABC पैडल की भी बात करें ना, तो एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड क्लच ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे डेड पेडल दिया गया है, एक फेक पेडल दिया गया है। मेरा जो फुट साइज है वो 10 है, और मैं बहुत इजीली जो है वो उसका फुट रेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि डेड पेडल भी है। और लेफ्ट पैर तो मेरा ऑब्वियसली किसी काम का नहीं है वो इस्तेमाल, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो वो इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो वो हमेशा रेस्टिंग पोजिशन पे ही रहता है। राइट साइड में एक्सीलरेटर पेडल एंड ब्रेक पेडल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, तो उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ओवरलैपिंग हो रही है, या ऐसा लग रहा हो कि यार ब्रेक पेडल की वजह से दबाना चाह रहा था लेकिन एक्सीलरेटर पेडल दब गया हो, या वाइस वर्सा सिचुएशन नहीं हो रही हो। ये सब कंफ्यूजन एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर नहीं है। इट्स अ नो नॉनसेंस कार। स्टेबिलिटी के बारे में जरा बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सिटी के अंदर स्टेबिलिटी का कोई रोल है नहीं एक्चुअली। आप जनरली 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं, तो अगर बॉडी रोल भी है किसी गाड़ी में तो आप मैनेज कर लेते हो सिटी के लिए, क्योंकि वो शॉर्टर डिस्टेंस पे आपको चलना है और ज़्यादा लंबा चलना नहीं है। हाईवे पे जब बात आती है ना,
तो वो कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी नहीं है, बॉडी रोल है एक्सेसिव, तो वो ना टायर्डनेस का जो है वो कहीं ना कहीं रूप ले लेती है। जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी टायर्डनेस एंड फटीग होता है, एंड जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उनके लिए भी। फॉर्चुनेटली ये मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है। एंड एक चीज़ और है, किया सेल्टॉस के ऊपर, पुरानी भी हो या क्रेटा के ऊपर, जो पुरानी जनरेशन या पुरानी अगर हम बात करें प्री फेसलिफ्टेड वर्जन की भी बात करें, तो किया सेल्टॉस के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं था। अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो ये प्रोवाइड करती है। कोई बॉडी रोल नहीं है, ना तो एक्सेसिव बॉडी रोल हम इसको कह सकते हैं, और जो बॉडी रोल जिस हद की है ना वो एक्चुअली बियॉन्ड साइंस है, वो उसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है। और ये जो हल्की सी बॉडी रोल है ना दोस्तों, ये आपको महसूस भी नहीं होगी। एक जनरल अगर आप चला रहे हो, आप कार एंथू नहीं हो और आप केवल कम्यूट के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो मुझे लगता है किया सेल्टॉस के अंदर नाम मात्र की जो है वो बॉडी रोल है, जो कि एक्सयूवी होने की वजह से उसको गिफ्ट की गई है, उसके अंदर आई है, वो उसके नेचर की वजह से आई है। मेरे ख्याल में 8.5 मार्क्स उसको मिलने चाहिए इजीली, अगर हम 10 में देखें तो। हैंडलिंग की बात करें तो वो भी कमाल की है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग फीडबैक इसका अच्छा है, तो राउंड द कॉर्नर्स ये अच्छे से कट करती है। और अगर आप सामने देखें तो एक जिगजैग पाथ बन रहा है, तो आप देखना बहुत ईजी होगा मुझे जिगजैग पाथ से क्रॉस करना। तो आई विल गिव अ राइट टर्न और आगे जाके आई विल गिव अ लेफ्ट टर्न। बहुत अमेजिंग है, हैंडलिंग इज सुपर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हैंडलिंग की हम बात करते हैं तो पैनिक ब्रेकिंग भी आता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पैनिक ब्रेक मारते टाइम जो है वो गाड़ी आगे तक निकल जाए। इसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक्स दिए हैं, एबीएस वीडीबीडी जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे ऑटो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ये ब्रेकिंग है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आई इस गाड़ी की। और ऑटो होल्ड का फीचर इसके अंदर आता है, तो ऑटो होल्ड ऑब्वियसली वो इरिटेटिंग होता है, वो क्रॉलिंग फीचर को हटा देता है। तो ऑटो होल्ड मैं तो डीएक्टिवेट करके रखता हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ऑटो होल्ड जो है वो हमेशा इस्तेमाल भी करते हो। सो ऑटो होल्ड को थोड़ा अगर अलग रखें तो ब्रेकिंग मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। और इस तरीके की ब्रेकिंग मोनोकॉक चैसी के साथ में लाना डिफिकल्ट नहीं होता। जनरली गाड़ियों में समस्या होती नहीं है ब्रेकिंग की, स्पेशली मोनोकॉक चैसी को लेके, क्योंकि मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उनका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी बॉडी रोल भी नहीं होती। और अननेसेसरी बॉडी रोल नहीं होगी तो ब्रेक मारने पे ब्रेकिंग डिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा। स्कॉर्पियो हो गई या लेटरॉन फ्रेम पे बेस्ड जितनी भी गाड़ियां हैं, जनरली आप Hyundai या किया ग्रुप को देखोगे, उनकी जितनी भी गाड़ियां वो मोनोकॉक चैसी पे बेस्ड है, जिनकी वजह से स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, ये तीनों पे फर्क पड़ता है। और मोनोकॉक चैसी क्योंकि लाइट वेटेड भी होती है, 2 बॉडीज का वेट नहीं होता उनके अंदर, इस वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होती है। तो इसको लेके, ब्रेकिंग को लेके आप निश्चित तौर पे इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें व्यू की, तो जो फ्रंट व्यू है वो कमाल का है। इनफैक्ट आगे से जो है वो बोनेट भी यहाँ पर विजिबल है। राइट साइड में अगर आप ओवरव्यू में देखेंगे उसका भी व्यू काफी बड़ा है, तो व्यू के लिए परेशानी नहीं है। इनफैक्ट जो इसका IRVM है ना, वो ना केवल पीछे का व्यू देता है, विंडशील्ड तो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि बीच में लगा हुआ जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि यार उसकी वजह से हल्का सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, बट वो भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आप उसकी हाइट को जो है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सके। तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन से हेडरेस्ट को लेके मुझे कोई भी समस्या या शिकायत नहीं है। सी पिलर दोनों ही साइड के जो है वो, पीछे के जो सी पिलर्स हैं वो भी यहाँ पे विजिबल है, तो जो व्यू है वो थोड़ा सा फिश आई रखा गया है। कोशिश ये की गई है कि थोड़ा वाइडर व्यू जो है वो यहाँ पे मिल सके ड्राइवर को, जिसके वजह से कभी भी व्यू को लेके शिकायत ना हो। अच्छा सा व्यू यहाँ पर भी मिलता है, फ्रंट में भी जो है वो अच्छा खासा व्यू है। दोस्तों रोड नॉइज एंड टायर नॉइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली NVH का भी पार्ट है। लेकिन क्योंकि रोड पे जब भी आप गाड़ी को लेके निकलते हो तो वो तकरीबन 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड तक जनरली जो है वो यहाँ पर रोड नॉइज अंदर थ्रो नहीं करती है। टायर नॉइज का भी यही सीन है। आप जब एग्रेसिवली रेव करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ रोड नॉइज जो है वो अंदर तो आ रही हैं, लेकिन वैसे इरिटेटिंग नहीं है। इसके अंदर रोड नॉइज या विंड नॉइज को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वो सारी नॉइसेस ना 120-125 किलोमीटर/आवर के बाद इंट्रोड्यूस होती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा सच कुछ खराब नहीं करती हैं। और आप हमेशा से जब भी हायर स्पीड पर चलोगे तो केवल सेल्टॉस नहीं या किसी भी गाड़ी से आप अगर कम्यूट कर रहे हो तो जनरली रोड नॉइज एंड विंड नॉइज वो 120-130 के बाद और तेज होने लग जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो नॉइसेस को लेके इरिटेशन
जीरो है। गाइस सिटी में मैंने इस गाड़ी को चलाया है, मैंने इस गाड़ी को हाईवे पे चलाया है एंड अगर हम करंट ऑडोमीटर देखें तो तकरीबन 200 किलोमीटर मैं ऑलरेडी इस गाड़ी को चला चुका हूँ। ऐसे में जो सिटी में मुझे माइलेज मिला वो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 14.5 के करीब निकल के आ रहा था, विच आई बिलीव इज अ गुड माइलेज फॉर अ सिटी कार लाइक दिस। और हाईवे पे इट कैन इवन जंप टू 18-19 किलोमीटर पर लीटर, टोटली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव दिस कार। लेकिन जो इसकी लिमिट है मुझे लगता है कि 19-20 किलोमीटर पर आवर के बाद ये मुश्किल होगा इसके ऊपर जाना, स्पेशली जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं। मैनुअल में मुझे उम्मीद है कि ये 20 से प्लस भी माइलेज देने में सक्षम है। गाइज मैं इसके सीट्स में बैठा हूँ जैसे अभी फिलहाल, तो जो सीटिंग है ना वो काफ़ी कमाल की है। वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर आते हैं, तो वो लोग जिनको एक्चुअली चलना है लंबे रास्ते में और वो कम्यूट भी करते हैं, किसी ऐसे एरिया में रहते हैं दिल्ली एनसीआर या फिर आप मुंबई जैसे सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, आपको पीठ जो है वो पूरी गीली हो जाती है पसीने में, तब आपको लगता है कि यहाँ पर तो मुझे वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत थी, जो कि इसके अंदर दी गई है। ये सीट्स का कुशन भी काफ़ी अच्छा है। आप लॉन्ग डिस्टेंस कीजिए, मुझे लगता है अगर आपके पास में हिम्मत है 400-500 किलोमीटर एक साथ चलाने के लिए, वो पोटेंशियल आपके पास में है, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं और कुशन काफ़ी अच्छा दिया गया है इनके अंदर। जो रियर की सीट्स हैं दोस्तों वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर आप पीछे बैठ रहे हो अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। नी रूम इज़ ऑल्सो गुड। 5 लोग पीछे अगर हम देखें तो इन टोटल देखें तो 5 लोगों की कैपेसिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट यहाँ पर रहेगी, वैसे इस गाड़ी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गाइस लाइटिंग के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर आने वाली एलईडीज हैं वो आपको रात में काफी अच्छा व्यू देंगी। इनफैक्ट इसके अंदर ऑटो हाई बीम भी है, जिसकी वजह से एक अच्छी इमेज आपकी दूसरे वाले ड्राइवर पे तो पड़ती ही है और आप एक्सीडेंट होने से भी इसको बचाते हो। तो उन एक्टिव सेफ्टी फीचर्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बाय द वे हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व, और ये पेंच टाइगर रिजर्व काफी कमाल का व्यू जो है वो यहाँ पे मुझे तो देखने को नजर आता है। तो ये था मेरा ड्राइव इंप्रेशन डीजल इंजन ऑप्शन को लेके, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। डीजल लेना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। अगर आप चाहते हैं कि आप पेट्रोल लेना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी रिफाइंड इंजन है। इनफैक्ट जो उसका TGDI इंजन है वो बहुत अच्छा इंजन है फॉर दोज पीपल जो सच में एक SUV के अंदर एक ऐसा फील लेना चाहते थे, एक स्पोर्ट्स, एक अबव एवरेज कार का फील लेना चाहते थे, उनके लिए वो इंजन अभी भी आपका स्वागत कर रहा है। आप खरीद सकते हैं, प्राइसेस आर ऑलरेडी देयर, आप चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन प्राइसेस। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। You only get one life. You only get one life. You only get one life. We only get one life. We only get one life. Let's live it up.